हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई 2025 में होने वाला है। उसी से रिलेटेड हम आपके सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लाए हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बच्चे का विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, एक रूपता। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक आयामी। ऑप्शन सी कहता है रैखिकता। ऑप्शन डी कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो जो विकास होता है हमारा, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक रूपता नहीं होता, वो जो है पैटर्न वाइज होता है। वो एक रूप में ही नहीं चलता, वो पैटर्न वाइज चलता है। जैसे पहले बच्चा शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, फिर और किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था जैसे वृद्धावस्था में। तो एक रूप में नहीं होता, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, एक आयामी होता है। तो एक आयामी विकास नहीं होता, विकास क्या होता है हमारा, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी। यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास होता है ना। मतलब कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। तो हर दिन एक नया नया ही अलग अलग रूपों में विकास होता है। फिर क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है रैखिकता, यानी कि एक रेखी में होता है। तो एक रेखी में नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, जैसे कह रहा है एक रेखी में होता है, तो एक रेखी में नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। आज विकास ज़्यादा होगा, कल कम होगा, आगे पीछे वो चलता रहता है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं और उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति का विकास होता है। यानी कि किसी को सेब पसंद है, किसी को केला पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है। तो ये क्या होता है, विकास जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने हमारे 4 चरण बताए। पहला हमारा कौन सा चरण बताया, संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 के ऊपर होती है। तो उसमें कह रहा है कि जो बच्चे का स्तर है वो अमूर्त तर्क करने की क्षमता को विकसित कर लेता है। तो जब बच्चा अमूर्त तर्क करने लगता है तो वह कौन सी अवस्था हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 के ऊपर होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। क्या कह रहा है कि जो जीन पियाजे हैं उनके जो संज्ञानात्मक विकास में जो कारक है, जो परिवर्तन करने वाले कारक हैं, वो इनमें से कौन सा नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है कि जो उनके चार चरण है उनमें से जो कारक है उनमें से इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गतिविधि। तो गतिविधि भी है कि बालक जो है 4 चरणों में सीखता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। जैसे कि वो संवेदी पेशी 4 चरण बताए ना, अभी हमने पिछले आपको क्वेश्चन में 4 चरण बताए, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, गूढ़ संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर अगला क्या कह रहा है, जैविक भी बताया है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, संस्कृत। तो संस्कृत की बात तो पियाजे ने नहीं की, संस्कृत की बात किसने की है, वाइगोस्की ने। किसने की है, वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे समाज में रहकर और सांस्कृतिक में रहकर जब बच्चा सीखता है सांस्कृतिक उपकरण में, तो उसकी किसने बात की है, हमारे ले वाइगोस्की ने। और जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने गतिविधि के बारे में बताया, जैविक और संतुलीकरण की कारकों की बात
की है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव पूछ रहा था। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो जो बालकों का व्यक्तिगत विकास होता है उसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है कि विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्घृत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो बालकों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भविष्य में ये बालक मैथ इसकी अच्छी है तो ये वो बनेगा, साइंस अच्छी है तो ये बनेगा वो बनेगा। तो ये हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, किसी बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं लगाया जा सकता, कि हम अनुमान तो लगा लेते हैं लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं लगा सकता बोल रहा है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग होती है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हाँ कुछ हद तक हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा जो होता है उसकी विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि अव्यवस्थित और असतत होता है। तो जो विकास होता है वो व्यवस्थित होता है और सतत होता है। इसमें क्या बताया है, असतत होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विकास क्या होता है, व्यवस्थित होता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध नहीं होता। क्या कह रहा है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। तो विकास तो क्रम में होता है ना, पैटर्न वाइज चलता है, वर्तुलाकार होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास तो क्रमवत चलता है, पहले शेष अवस्था, फिर किशोरावस्था, और नहीं बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन, विकास अव्यवस्थित होता है। तो विकास अव्यवस्थित नहीं होता, विकास व्यवस्थित होता है। क्या होता है, विकास व्यवस्थित होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या कह रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, विकास प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। तो विकास सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे संबंधित है। यानी कि बच्चे समाज में रहकर क्या क्या मतलब कहाँ से सीखते हैं, और समाज के द्वारा हम कि जो बच्चे हैं वो किससे संबंधित हैं, मतलब ज्ञान कैसे, तो कौशल और जो रीति रिवाजों के बारे में वो किससे सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, आस पड़ोस के द्वारा भी सीखते हैं, धर्म के द्वारा भी सीखते हैं, और स्कूल में भी जाकर सीखते हैं वो, और समकक्षीय समूह यानी कि पीयर ग्रुप में भी वो रहकर सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो जीन पियाजे ने 4 चरण बताए, हमने आपको बताया था, संवेदी पेशी अवस्था, मूल संक्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्थाएं बताई हैं। तो उसी में कहते हैं कि जो अनुकूलन है उसमें 2 जो प्रक्रियाएं हैं वो किसको समाहित करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में समायोजन और समावेशन की बात की गई है। समायोजन क्या होता है देख लेते हैं। तो जो होता है समायोजन जो होता है वो
पुराने ज्ञान में कुछ चेंजेस कर देना या जैसे परिवर्तन कर देना, वो हमारा समायोजन होता है। और फिर जो समावेशन होता है वो चेंज करके कुछ नया जोड़ना क्या होता है? समायोजन होता है पुराने में कुछ चेंज करना, और समावेशन होता है पुराने में कुछ नए को चेंज करके, परिवर्तन करके कुछ नए को जोड़ देना। तो ये क्या होता है? हमारा अनुकूलन हो जाता है। तो यही पूछा हुआ है कि किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है अनुकूलन? तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, समायोजन और समावेशन। समझ लीजिएगा, समायोजन पुराने ज्ञान में चेंजेस लाना और समावेशन पुराने ज्ञान में चेंज करके उसमें ऐड करना क्या होता है? समावेशन। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेहि-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य है। क्या कह रहा है? लेहि-वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य है। तो जो व्यक्तिगत वाक्य है इसको और न किस नाम से जानते हैं? निजी वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी वाक्य भी कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जो प्राइवेट स्पीच होती है वो 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा करने लगता है, खुद से बातें करने लगता है। क्या होता है प्राइवेट स्पीच में? व्यक्ति मन के अंदर ही बात करता है, यार ये ऐसा होगा, ये मेरा है, वो खुद से बातें करना ही प्राइवेट स्पीच के बारे में लेहि-वाइगोत्स्की जी ने बताया है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। क्या कहता है? बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। रुकावट की कोई बात ही नहीं पैदा करता। ऑप्शन सी कहता है बच्चे की अहम केंद्रिता को दर्शाता है। तो अहम केंद्रिता को दर्शाता है, ये तो हमारा पियाजे जी ने बताया है। किसने बताया है? पियाजे जी ने बताया है। और निजी वाक्य की बात किसने की है? लेहि-वाइगोत्स्की। और अभी अहम केंद्रिता होता तो किसने बात की है? पियाजे जी ने। ऑप्शन डी देख लेते हैं। बच्चे की चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने पर घटता है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करते हैं, खुद से ही बात करते हैं व्यक्तिगत वाक्य में, जिसको निजी वाक्य भी कहते हैं, प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। तो शिक्षिका की तो भूमिका होती है ना, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कहता है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। तो अगर शिक्षक सक्रिय है, विद्यार्थी ही निष्क्रिय है, तो फिर ऑप्शन ही हमारा गलत है, क्योंकि सीटेट का तो यही रूल है कि बच्चा क्या है? भगवान है। जहाँ बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सक्रिय हो, वो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कहते हैं कि विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी क्या कहता है? शिक्षिका और विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, तो वही हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? क्या कह रहा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 है वो किस पर जोर देती है? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमारा? पाठ्यचर्या का लचीलापन होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? पाठ्यचर्या का मानकीकरण। मानकीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के हम वैसा ही पेपर नहीं सेट कर सकते कि बच्चे के अकॉर्डिंग ना हो। हमें बच्चे को ध्यान में रख कर पेपर को बनाना पड़ता है। और बच्चे अगला ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यचर्या का गैर संदर्भीकरण। तो पाठ्यचर्या का गैर संदर्भीकरण नहीं होना चाहिए, बच्चे के अनुसार पाठ्यचर्या का संदर्भीकरण होना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए। जिस क्लास में बच्चा है उसी के आधार पर उसको सिलेबस बनाना चाहिए और उसी के आधार पर उसका पेपर भी होना चाहिए। तो उसके बच्चे के हित में बात की गई हो, गैर हित में बात ना की गई हो। ऑप्शन सी डी क्या कहता है? पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो रटने की कोई बात ही नहीं की गई, तो नीचे के तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए।
बच्चे में पाठ्यक्रम कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए कि और जहाँ बच्चा एक्टिव हो और बच्चे को एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराया जा सके, कुछ सिखाया जा सके, वही ऐसा ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। तो जो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, अधिगमकर्ता नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना है। क्या कह रहा है, अधिगमकर्ता नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन स्पष्टीकरण करना। और ऑप्शन सी क्या कहता है, मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना। और ऑप्शन डी क्या कहता है, अधिगमकर्ता और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं कि अधिगमकर्ता ही उसका मूल्यांकन कर सकता है। और एक बच्चे की, और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दूसरे बच्चे की तुलना नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन सी क्या कहता है, बच्चे में लेवलिंग यानी कि ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना चाहिए। यानी कि बच्चा, यहाँ पे ये बात की गई है कि आप ये देख पाएँ और मतलब जान पाएँ कि बच्चा कैसे सीख रहा, क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है और कैसे उसको सिखाना चाहिए, यह ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है। क्या कह रहा है, स्वयं के ज्ञाता होने का या ज्ञान जागरूकता क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमारा, अभिसंज्ञान। दूसरा कहता है भ्रांति। सी ऑप्शन स्मृति सहायक विधि। और डी अभिप्रेरणा। तो जो होता है स्वयं से, जो अपने ही चिंतन में खोया रहता है, क्या होता है, अपने ही चिंतन पर बार बार सोचता रहता है, यार मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो वो स्वयं का ज्ञाता बन जाता है। यानी कि अपने ही बारे में स्वयं सोचना, अपने ही चिंतन को बार बार सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, अभिसंज्ञान। क्या कहते हैं, अभिसंज्ञान। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भ्रांति की कोई बात नहीं की गई, स्मृति की कोई बात नहीं की गई और अभिप्रेरणा की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि वो कह रहा है स्वयं का ज्ञाता होने की बात की गई है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेवी वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। तो लेवी वाइगोस्की कह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो बच्चे के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, यानी कि बच्चे को कैसे मदद कर सकता है एक शिक्षक। तो पहला ऑप्शन कहता है उपयुक्त इनाम देकर। तो इनाम तो लालच देना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है सख्त सजा, सजा का तो हकदार ही नहीं है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके, यानी कि उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, बच्चे की मदद करो कि वो कैसे सीख सकता है, क्या सीख सकता है, और उसके समझने का प्रयास करो। जैसे बच्चा समझ पाए उसको वैसे ही समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही सिखाना, यानी कि बच्चे किस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा सीख सकता है उसमें अपने ही में बदलाव लाकर बच्चे को सिखाना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाना। तो नकल करवाना ही गलत होता है, रटना तो है ही नहीं। सीटेट के पेपर में जहाँ रटने की बात आ जाए, सजा की बात आ जाए, इनाम की बात आ जाए, वो ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। क्या कहता है, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि एक साथ सभी को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान करना हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन ए क्या कहता है, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना, बढ़ाने पर।
ऑप्शन बी क्या कह रहा है, सीखने की कमियों के रूप में देखना, तो सीखने की कोई कमियां के रूप में नहीं होता है समावेशी शिक्षा। और शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करना, कोई मानदंड निर्धारित नहीं करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाना और एक समान सभी को भी शिक्षा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डैश के संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणा और गणना में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि क्या कह रहा है कि एक बालक है, छात्र है, उनको गणित में सीखने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुणज वैकल्प। क्या हो जाएगा, गुणज वैकल्प, यानी कि उसको प्लस माइनस करने में कठिनाई हो रही है। वो जहाँ प्लस करना होता है वो माइनस कर देता है, माइनस करना होता है वो वहाँ पे प्लस कर देना होता है। उसको गणितीय अवधारणा कि जो उसको कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है वो क्या है, गुणज वैकल्प, यानी कि उसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। कल ही हमने आपको बताया था डिसकैलकुलिया कहते हैं। और जो हमारा पठन विकार है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो हमारा लेखन संबंधित विकार है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ये हमारे विकार भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।